प्रसन्नता का क्षण और भी है कि जिस उद्देश्य के साथ इस सदन में माननीय सदस्य आते हैं, इस पूरी चर्चा में उन्होंने भाग लेकर के अपने विचारों को इस सदन के सम्मुख रखा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े हुए हमारे उन सभी माननीय सदस्यों को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लिया है और उनकी संख्या 146 है। 146 माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष समेत 146 सदस्य चर्चा में भाग लें तो अपने आप में एक बहुत गंभीर चर्चा है। मुद्दे अपने हो सकते हैं, अपनी विचारधारा हो सकती है और अपनी अपनी सोच के आधार पर अपने विचारों को व्यक्त करने की एक स्वतंत्रता भी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हमारा संविधान हमें देता है, तो उसके तहत माननीय सदस्यगण अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन सभी सदस्यों ने और बड़े पैमाने पर सदस्यों ने इसमें भाग लिया, जिसमें सत्ता पक्ष से जुड़े हुए 98 सदस्यों ने और प्रतिपक्ष से जुड़े हुए 48 माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया है। मैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष की बात को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने बहुत सारे मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए हैं और उन्होंने अपने सदस्यों को अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के टोका भी कि तुम क्या समझते हो जो है सनातन के बारे में, तुम नहीं समझ पाओगे। यानी उनकी बुद्धि से परे का ये विषय है। लेकिन ये स्वागत योग्य है कि आपने इस विषय को समझा है और इसको महत्व देकर के उसके प्रति सम्मान का भाव भी व्यक्त किया है। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा मान्यवर अपने उन बातों से लेकर के जो हम लोगों ने पहले दिन यहां पर महामहिम राज्यपाल जी के भाषण के दौरान देखा था। जो दृश्य इस सदन में देखने को मिला था, आप संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महानुभावों के प्रति आप लोगों का दृष्टिकोण क्या है, यह राज्यपाल जी के भाषण के दौरान इस सदन के दृश्य को देख करके हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। जो शोर शराबा था, जिस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही थी, जिस तरीके से उस समय राज्यपाल जी के प्रति व्यवहार किया जा रहा था, क्या वह संवैधानिक था? और उस प्रकार का व्यवहार अगर आपका संवैधानिक है तो फिर असंवैधानिक क्या है? आप लोग भाषण बहुत देते हैं, लेकिन आप लोगों का जो वास्तविक आचरण है वह अगर देखना है तो समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल का, सोशल मीडिया का हैंडल है, वह समाजवादी पार्टी की विचारधारा, उनके आंतरिक शिष्टाचार, लोकतंत्र के प्रति उनके विचारों की अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम है जिस पे कोई भी स्वस्थ समाज,
स्वयं लज्जा महसूस करता है और दूसरों को आप उपदेश देते हैं। महोदय, मैं इस पे जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने और अन्य माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाए थे और जो मुद्दे उठाए थे, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे। मैं उन सबका सम्मान करता हूं। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आभार और धन्यवाद ज्ञापित हो, इससे पहले मैं अपनी बातों की शुरुआत देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की एक टिप्पणी से करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि मानव का मानव होना एक उपलब्धि है, मानव का दानव होना उसकी पराजय है और मानव का महामानव होना उसकी विजय है। देखिए, 3 बातें उन्होंने कही और ये 3 श्रेणियां सदैव रही हैं, मानव भी, दानव भी और महामानव भी, जिसे आप देव श्रेणी में मान सकते हैं। मान्यता यह है कि महर्षि कश्यप की 2 रानियां थीं, एक से देव हुए, एक से दानव हुए, यानी मनुष्य से ही ये सब आगे बढ़ी हैं। उनके कर्म, उनके आचरण, उनका व्यवहार उन्हें उस श्रेणी में पहुंचाता है। जो केवल अपने लिए कार्य पे व्यस्त है, अपनी दिनचर्या में, अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त है, वो एक मानव के रूप में हुआ। जो उस व्यवस्था पे विश्वास न करके नष्ट करने में विश्वास करता है, नकारात्मक सोच के साथ, विध्वंसात्मक सोच के साथ कार्य करता है, वह दानव हुआ। लेकिन जो उस स्वार्थ भावना से ऊपर उठ करके परमार्थ के भाव के साथ कार्य करता है, वही महामानव हुआ। और ये 3 जो श्रेणियां हैं, ये 3 श्रेणियां हमें बहुत कुछ प्रेरणा देती है। महाकुंभ की चर्चा हुई और मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष ने महाकुंभ की घटना के बारे में बहुत सारी बातें कही। अयोध्या के बारे में भी उन्होंने बहुत सा बड़ी चर्चा की और अच्छा लगा मुझे कि आपने इसको स्वीकार किया, महाकुंभ को भी स्वीकार किया, सनातन परंपरा को भी स्वीकार किया और अयोध्या धाम को भी स्वीकार किया। ये अच्छी बात है। और वैसे मान्यता यही है कि सोशलिस्ट समाजवादी जब अंतिम पायदान पर खड़ा होता तब उसे धर्म की याद आती है। और अच्छा है, हम आपकी वरिष्ठता का और आपकी बुजुर्ग का भी सम्मान करते हैं, लेकिन आप में से खन्ना जी में कौन ज्यादा बुजुर्ग है, यह तय कर पाना थोड़ा। हाँ, मैं वही कह रहा हूं ना, साथ ही रहे। 11-12 साल का अंतर है आपका। नहीं, खन्ना जी को अभी नहीं किए। खन्ना जी तो अभी बहुत सक्रिय हैं। खन्ना जी तो अभी, आप चाहें तो उनसे, मैं तो शिवपाल जी से कहूंगा, एक बार 500 मीटर की दौड़ में दोनों खड़े हो जाइए। भाषण दिलवाइए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को इस बारे में आपत्ति थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में राज्यपाल जी के अभिभाषण में महाकुंभ को वैश्विक स्तर
का आयोजन बनाने के लिए क्यों उल्लेख किया और उस प्रकार की व्यवस्थाएं क्यों नहीं की। मैं भौचक हूं। 2013 में आपको वहां जाने नहीं दिया गया था। इस बार आप गए थे। नहीं, इस बार आप गए थे, आपने स्नान किया, आपने उसकी सराहना भी की और वहां की सुविधाओं के बारे में भी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। हाँ ठीक है, कोई भी हो, व्यवस्था सरकार की थी। सरकार की व्यवस्था होती है। व्यवस्था सरकार की थी, माध्यम अध्यक्ष जी थे, लेकिन गए और जाकर के आपने उन सुविधाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और आपने इस बात को कहा। और जब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि महाकुंभ में अगर विश्व स्तरीय सुविधा नहीं होती, अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उस महाकुंभ के आयोजन का हिस्सा नहीं बना होता। अभी 2 दिन के बाद महाशिवरात्रि आएगी। आज 24 है, कल 25 और परसों 26 फरवरी तक मेरा अनुमान है कि जिस प्रकार से देश और दुनिया महाकुंभ के प्रति आकर्षित है, यह 65 करोड़ की संख्या पार होगी। और देश और दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है, भारत के अंदर अगर हम संख्या को देखें, जनसंख्या को देखते हैं तो 144 करोड़ का भारत है। इसमें सनातन धर्मावलंबियों की संख्या 110 करोड़ है। और आपने कहा कि आप बुद्ध को नहीं मानते। मैं तो भारत के हर महापुरुष को सम्मान देता हूं जिसने भारत के अंदर जन्म लिया है। मैं बुद्ध को ही मानता हूं, जैन को ही मानता हूं। महावीर जैन की परंपरा को, ऋषभ देव से लेकर के महावीर जैन तक की परंपरा को, सभी तीर्थंकरों के प्रति भी सम्मान का भाव रखता हूं। सनातन धर्म के साथ साथ बौद्ध तीर्थ स्थलों का भी पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के कार्यक्रम को हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं। भारत के प्रति सम्मान का भाव रखने वाले और भारत की सनातन परंपरा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमिका रखने वाले सभी पंथ और संप्रदायों को पूरा सम्मान करते हैं। बौद्ध हों, जैन हों, सिख हों, ये डबल इंजन की ही सरकार है कि 26 दिसंबर की तिथि, ये डबल इंजन सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में घोषित की है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्रों की शहादत के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने। और पहली बार हुआ है जब गुरु वाणी का पाठ मुख्यमंत्री आवास पर निरंतर हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है। तो भगवान बुद्ध के प्रति भी हमारे मन में अथाह श्रद्धा है, सम्मान का भाव है। जैन तीर्थंकरों के प्रति भी हमारे मन में वही श्रद्धा और सम्मान का भाव है। सिख परंपरा के प्रति भी वही श्रद्धा और सम्मान का भाव है। कबीरपंथी हो, रविदासी परंपरा हो, महर्षि वाल्मीकि की परंपरा हो, या भारत के अंदर जन्मी हुई हर उस उपासना विधि का जिससे सनातन धर्म को मजबूती प्रदान होती हो और भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे बढ़ता है, उन सब के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव है। लेकिन महाकुंभ के बारे में जो बातें आप लोगों ने कही, आपने कहा कि एक जाति विशेष को वहां जाने से रोका गया। किसी जाति को रोका नहीं गया था। हम लोगों ने तो कहा था जो सद्भावना से जाएगा वो सम्मान से कुंभ में जाए, लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो उसकी दुर्गति भी होगी जरूर, अगर उसने कुंभ में अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया। हां,
हमने आपकी तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया, समाजवादी पार्टी की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आपके समय में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि उस आयोजन को देख सकें, उसकी समीक्षा कर सकें, और इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। लेकिन यहां पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा था, लगातार कर रहा था और लगातार कर रहा हूं। यही कारण है कि 2013 के कुंभ में जो भी गया उससे अव्यवस्था दिखाई दी, भ्रष्टाचार दिखाई दिया, प्रदूषण देखने को मिला। गंगा यमुना की, मां सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने लायक जल नहीं था, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री उसके उदाहरण हैं, जिन्होंने स्नान करने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन इस बार देश और दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो न आया हो, और लगातार आ रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी भी आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आए, भूटान के नरेश भी आए, दुनिया के तमाम अन्य देशों से जुड़े हुए यानी 74 देशों के हेड ऑफ मिशंस भी वहां आए। इन सब ने उस आयोजन में भागीदार बनकर के इस आयोजन को सफल बनाया, और पहली बार उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी ने उस आयोजन का हिस्सा बनकर के 74 देशों के लोग जिस आयोजन में भागीदार बन रहे हो, कई देशों के मंत्री जिस आयोजन में हिस्सा बन रहे हो, क्या वो वैश्विक आयोजन नहीं है? क्या वो वैश्विक आयोजन नहीं है? वैश्विक आयोजन का मतलब क्या था? दुनिया आए, देखे, और जो आ रहा है अभिभूत होकर के जा रहा है। आपने तो अमृत स्नान के दिन मीडिया, विभिन्न मीडिया चैनल के द्वारा जो लाइव दिखाया जा रहा था, उसमें विदेशी जो पर्यटक आए थे, जिन्होंने कुंभ को साक्षात देखने का अनुभव किया, उनकी बातों को भी सुना होगा। कितने प्रफुल्लित थे। आयोजन सनातन धर्मावलंबियों का, लेकिन खुशी उनको हो रही थी कि ऐसा आयोजन पहली बार हुआ, और दुनिया के अंदर कहीं भी ऐसा आयोजन नहीं है जिस आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित होकर के एक साथ एक मंच पर आकर के उन सभी आयोजनों को अपने अनुसार आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। और ये हमारे लिए तो गौरव का विषय होना चाहिए कि गत वर्ष अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हुआ, उसको भी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया अयोध्या के प्रति लालायित थी। इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन आया। महाकुंभ के आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, और महाकुंभ के साथ साथ अयोध्या को, काशी को नजदीक से देखने का भी अवसर आम जन को प्राप्त हुआ है। और मेरा मानना है कि ये दो महाआयोजन, अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर रामलला का विराजमान होना, महाकुंभ का आयोजन या उत्तर प्रदेश की दिशा से और भारत की दिशा से, एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा से जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसकी दिशा से ये मील के पत्थर साबित होने वाले हैं। भारत के लिए, भारत की आध्यात्मिक परंपरा के लिए और भारत की आर्थिकी के लिए भी ये महत्वपूर्ण आयोजन होने जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि यह पूरे आयोजन के प्रति लोगों के मन में जो भाव आया है, वह भाव राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने वाला भाव है। पूरे कुंभ में आपने देखा होगा, जो आप कहते हैं भेदभाव हुआ है, किसके साथ भेदभाव हुआ है? वहां न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न मत और मजहब का भेद है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किसी के प्रति, न अमीर गरीब का भेद है। सारे लोग एक घाट पर स्नान कर रहे हैं। इससे बड़ी एकात्मता का संदेश और क्या हो सकता है? इससे बड़ी एकता का संदेश और क्या हो सकता है? और यही सच्चा सनातन धर्म भी है। और इसीलिए जब इस संबंध में मैं यहां पर अपनी बात को कह रहा हूं, महोदय, मुझे
सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों, समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया। उन्होंने आगे लिखा है कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, वहां से स्नान कर खुशी खुशी वापस लौटे। रिश्तों के जटिल समीकरण का परिभाषा गढ़ता महाकुंभ देश की स्वाधीनता का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है और यह उन सभी क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का अवसर है और हमारी सरकार इस पूरे आयोजन को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए कार्य कर रही है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार पिछले 7.25 वर्ष से उत्तर प्रदेश की पहचान दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी उत्तर प्रदेश में सरकार गठन के तत्काल बाद और उसके उपरांत सरकार गठन होने के बाद ही उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के आयोजन के बाद 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन जारी होता है, लेकिन 24 जनवरी 1950 से लेकर के 24 जनवरी 2017 तक कभी भी उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मनाया गया। पहली बार 24 जनवरी 2018 को हमारी सरकार ने तत्कालीन राज्यपाल से रामनाईक जी के आग्रह पर हम लोगों ने इस आयोजन को भव्यता के साथ आगे मनाया, लेकिन इस आयोजन के साथ हमने बहुत सारी चीजों को जोड़ने का काम भी किया। हर बार के आयोजन के साथ कुछ न कुछ जोड़ना जो उत्तर प्रदेश को पहचान दिला सके। और पहला आयोजन था जिसमें हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का लॉन्च किया था। ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट हमने बनाए हों, ये पहले से चले आ रहे थे, लेकिन लुप्त प्राय से हो गए थे, इनको पहचान समाप्त हो गई थी। जैसे आपने काला नमक चावल की बात कही, ये काला नमक चावल कहते हैं भगवान बुद्ध का प्रसाद है। भगवान बुद्ध के समय में इसकी उत्पत्ति होती है और भगवान बुद्ध ने के समय से ये चावल है, बहुत उसकी खुशबू है। वो अलग विषय है कि आप अकेले खा जाते हैं, शिवपाल जी को नहीं खिलाते हैं। कभी खिला दीजिए, उनको भी बुला दीजिए। हाँ, मैं चाहूंगा कि आपके द्वारा लाए गए चावल का जरूर हम स्वाद लेंगे। मैं अकेले नहीं खाऊंगा, मैं खन्ना जी को भी खिलाऊंगा। लेकिन यह है कि खन्ना जी के अनुसार डाइट लेके आएंगे आप। महोदय, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी है और देश के अंदर परंपरागत उत्पाद को कैसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए उसके ब्रांड के रूप में कहीं देश के अंदर और दुनिया के अंदर चर्चा होती है तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की उत्तर प्रदेश की योजना की चर्चा होती है। इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को बढ़ाया।
उत्तर प्रदेश आज के दिन पे लगभग 2.25 से 2.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहा है। और आपने सिद्धार्थनगर की जो बात कही है कि वो काला नमक चावल के लिए इतना पैसा लिया गया, इतना उसमें सब्सिडी सरकार से मिली है, वो ये घटना नहीं है। ये मामला है खेसरा ब्लॉक की एक एसपीबी में, ये एफपीओस है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर चलाने के लिए वहां पर 20 व्यक्तियों की, एक व्यक्ति नो एक बल्कि एक समूह को एक पैसा दिया गया है। व्यक्ति नहीं है, वो समूह है, एफपीओ जिसको कहते हैं, किसान उत्पादक संगठन है ये। और किसान उत्पादक संगठन को ये पैसा दिया गया है जिससे काला नमक चावल की वो ब्रांडिंग कर सके, उसको प्रमोट कर सके और किसानों के साथ जोड़ करके फिर उसके एक्सपोर्ट के लिए एक सेंटर बना सकें, और वह कार्य करेगा। थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत देर नहीं है, चिंता मत करिए, सब होगा, अपने अनुसार चलेगा। कुछ तो हुआ है। अरे आप इतने वरिष्ठ हैं, अब तक काला नमक चावल की याद नहीं आई, खाते जिंदगी भर रहे, लेकिन काला नमक चावल को पहचान हमारी सरकार ने दिया है, हमारी सरकार ने दिया है। और पांडे जी वही कह रहे हैं ना, तो ये एफपीओज है, और ये उन हर जनपद में कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर दे करके उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने, उसको एक्सपोर्ट के लिए किस प्रकार के प्रोडक्ट चाहिए, उस दिशा से वो सेंटर बनाया गया है और वह उस पर कार्य करना प्रारंभ किया है, वो कार्य भी करेगा। आप निश्चिंत रहिए, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आपने अयोध्या के बारे में भी कहा। अयोध्या में आप लोगों की परेशानी को मैं समझ सकता हूं, और आपके साहस को मैं धन्यवाद भी दूंगा कि आज आपने कहा कि साहब मैं सनातनी हूं। समाजवादी पार्टी से सनातनी होना, एक समाजवादी से नहीं, इसलिए मतलब है क्योंकि आप समाजवादी तो पहले तो राम को के अस्तित्व को ही नकार गए थे। भगवान राम के अस्तित्व को, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार गए थे। याद करिए 2017 में जब हमारी सरकार आई थी, हम लोगों ने मथुरा, वृंदावन और ब्रज तीर्थ के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाया था। समाजवादी पार्टी के साथ की ओर से बयान आया था कि वह, हमने कहा था कृष्ण की एक बहुत भव्य प्रतिमा भी वहां लगेगी। तो आपके यहां से आया था कि आप लोग भी दुर्योधन का बहुत बड़ा वो लगाएंगे। तो हमने कहा दुर्योधन का ही आप लगाने की आपकी सोच है, दुर्योधन के तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण के प्रति आस्था न होना, ये डॉक्टर लोहिया को भी झुठलाने जैसा है। याद करिए, डॉक्टर लोहिया ने भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बारे में किन विचारों को उद्धृत किया था। और मुझे लगता है कि यही दिखाता है कि आप लोग न सनातन धर्म के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त कर पा रहे हैं और न सच्चे समाजवादी के रूप में ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पा रहे हैं। अयोध्या के बारे में आपकी चिढ़ स्वाभाविक है, क्योंकि पहले अयोध्या में क्या होता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज अयोध्या में 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहा है। अब याद करिए, अगर इन सड़कों को हम 4 लेन का नहीं बनाए होते, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना होता, 4-4 रेलवे स्टेशनों का सुंदरीकरण नहीं हुआ होता, क्या एक काम हो गया होता? वहां पे इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ पाते, इतना भव्य दर्शन कर पाते, उन गरीबों को रोजगार मिल पाया होता जो लोग आज रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, उन नाविकों के हाथों को काम मिल पाता जो आज हजारों रुपया प्रतिदिन कमा रहे हैं, वो रेस्टोरेंट और होटल की जो इनकम हो रही है, टैक्सी वाले और बस वालों की इनकम हो रही है, गाइड के रूप में लोग पैसा कमा रहे हैं, दुकान वाले पैसा कमा रहे हैं, क्या ये कमा पाते? लेकिन आप लोग पहले दिन से, हमने जमीन अधिग्रहण करनी प्रारंभ की, आप लोगों ने कहा साहब भ्रष्टाचार हो रहा है।
हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण करना प्रारंभ किया, आप लोगों ने उसमें आंदोलन करने के लिए लोगों को उकसाना प्रारंभ किया। मैं अभिनंदन करूंगा अयोध्या वासियों को जिन्होंने सरकार पर विश्वास किया, आप लोगों पर विश्वास नहीं किया। और अयोध्या के अंदर 1700 करोड़ रुपए से अधिक केवल हमने कंपनसेशन पे खर्च किया। और आपने माझा, जो आपने वहां की जमारा की बात की, तो वह 14 गांवों के संबंध में है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि सेना द्वारा शूटिंग के लिए उस लैंड को अधिसूचित किया गया था, लेकिन कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। और उसको डिनोटिफाई हमने किया है, क्योंकि वह लैंड गवर्नमेंट की लैंड थी, न्यूट्रल लैंड थी, प्राइवेट लैंड है जहां खरीद फरोख्त तो हो सकती है, लेकिन कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो सकती। और वहां पे हमने मंदिर म्यूजियम के लिए उस लैंड को लिया है कि भारत के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर जितने मंदिर हैं, उन सब की शैली का एक म्यूजियम वहां पे बनने वाला है, जिससे दुनिया देखेगी कि कितने प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं। और अयोध्या में कोई आएगा तो अयोध्या में राम जन्मभूमि के साथ साथ उसको कुछ अन्य स्थल भी देखने को मिलेंगे। और इसके लिए डी नोटिफाई किया है, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए नहीं किया है। ये कहना कि इसको किसी को दे दिया है, मुझे लगता है गुमराह करने वाली बात होगी और ये तथ्यों को शरारतपूर्ण तरीके से छेड़छाड़ करने वाली स्थिति होगी। महोदय, उत्तर प्रदेश के पहले दिवस पर हम लोगों ने ओडीओपी की योजना घोषित की थी। दूसरी योजना हमने 19 में घोषित की थी, 24 जनवरी 19 को, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की, भारत के हस्तशिल्पियों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए। हमारा गांव, जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था, ग्राम स्वराज की जो बात की थी, ये भारत के गांवों की ही व्यवस्था को लेकर आत्मनिर्भर गांव हुआ करते थे। गांव में हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होकर के सरकार पर कम आश्रित था, या आश्रित था ही नहीं, आपस में मिलकर के ग्राम व्यवस्था को संचालन करता था। और पहले तो ऐसे होता था, जब ग्राम प्रधानों का चुनाव नहीं होते थे, पानी जी आप तो जानते हैं कि गांव की व्यवस्था अपने आप चलती थी, अपने आप चलती थी। गांव में सम्मानित कोई वरिष्ठ व्यक्ति को लोग ग्राम प्रधान बना करके उस व्यवस्था को चलाते थे, उसकी बात को मानते थे। वह भी एक अभिभावक के रूप में काम करता था, पूरी व्यवस्था को लीडरशिप देता था, गांव के सारे मामलों का निस्तारण वही होता था। गांव का हर व्यक्ति गांव में रहता था, लेकिन गरीबी थी, पैसा नहीं था, लेकिन कोई भूखों भी नहीं रहता था। ये हमारा आदर्श गांव था। और उस व्यवस्था के तहत हमारे गांव में भी हस्तशिल्पी हुआ करते थे, शहरों में भी तमाम हस्तशिल्पी हुआ करते थे। कोई नाव का काम करता था, कोई मोची का काम करता था, कोई हलवाई का काम करता था, कोई दर्जी का काम करता था। कोई पैसा नहीं था, लेकिन राशन के आधार पर लोग एक दूसरे की व्यवस्था का संचालन करते थे। और पहली बार उनके श्रम को सम्मान मिला। हमारी सरकार ने उन्हें आज जो पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत देश के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। हमने 19 में इस स्कीम को लागू किया था और 16 कैटेगरी तय की थी, जिसमें हम लोगों ने राजमिस्त्री से लेकर के, बढ़ई से लेकर के, नाव से लेकर के, लोहार से लेकर के सभी हस्तशिल्पियों को पहचान करके इनकी निश्चित ट्रेनिंग कराना, इनको टूल किट फ्री में उपलब्ध करवाना और फिर इनके प्रोडक्ट को या इनको सस्ते में लोन और ब्याज वहां पे लोन उपलब्ध कराने की कार्रवाई के साथ जोड़ करके इनके जीवन में परिवर्तन करने का काम किया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान है। 2020 में 24 जनवरी के दिन, उत्तर प्रदेश दिवस के दिन, हम लोगों ने घोषित किया था मिशन शक्ति का अभियान, महिला सशक्तिकरण के अभियान के साथ जुड़ा था, जिसमें महिला सम्मान भी है, सुरक्षा भी है और स्वावलंबन भी है। उनके रोजगार के लिए उन्हें अधिक से अधिक सुरक्षा का भाव पैदा हो, इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया था। 2021 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश दिवस के अंदर घोषित किया था महिला, युवा, किसान, सबका विकास और सबका सम्मान। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया गया था, युवाओं को फोकस करते हुए। 2022 में हम लोगों ने अमृत महोत्सव, वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के साथ इसको जोड़ा था, जिसमें
हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के स्मारक को भव्य स्वरूप देना, उसके सुंदरीकरण की योजना करना, उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव करना और चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का काम किया था। 2023 में निवेश और रोजगार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। निवेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में, जिसमें 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए, 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव अब तक जमीनी धरातल पर उतर करके 60 लाख से अधिक नौजवानों को अब तक हम नौकरी उपलब्ध करवा चुके हैं उनके माध्यम से। इसको आगे बढ़ाने का काम किया और 2024 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कार्यक्रम को, श्री राम जन्मभूमि में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला का विराजमान होना, इस कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ करके वर्ष भर इन कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया था। और 2025 में 24 जनवरी के दिन हम लोगों ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लागू की है। ये युवा उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश के युवा उद्यमी तैयार करने का है, जिसमें कोई भी नौजवान अगर वह कोई नया उद्यम स्थापित करना चाहता है तो पहले चरण में 5 लाख रुपए तक का लोन हम उसे इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, यानी उसका जो भी ब्याज होगा वह सरकार देगी। और इस योजना में सरकार उसे सहयोग भी करेगी, अतिरिक्त सहयोग भी करेगी। यह एक योजना प्रारंभ की है और उसकी सफलता इसी में आप लगा सकते हैं कि 24 जनवरी को हम लोगों ने इसे लागू किया, आज ठीक 1 महीना हो रहा है। 96,000 से अधिक एप्लीकेशन आ चुकी हैं। 25,000 से अधिक लोगों ने इस पे अब तक उनके लोन सैंक्शन हो चुके हैं। 6,000 को वितरित भी हो चुका है। बैंकों से 15-16 हजार स्वीकृत भी हो चुका है। यानी यह उसकी सफलता का एक राज है और यह स्कीम इस वर्ष हम लोगों ने स्वीकृत की है। और यह सफल इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश का नौजवान पलायन करता था, आज पलायन नहीं करता है। आज अपनी प्रतिभा का उपयोग उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश में कर रहा है और उसी स्कीम के तहत हम लोगों ने इस योजना को यहां पर लागू किया है और यह योजना उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने यहां पर जीरो पॉवर्टी की भी बात की। आप लोगों को कुछ शब्द आप लोगों के ऐसे रटे रटाए हैं जिसको आप हमेशा बोलेंगे ही, जैसे यानी जो मुंह पे चांदी का चम्मच पकड़ करके पैदा हुए थे वे महाकुंभ के लिए कहते थे वीआईपी कुंभ हो गया, यही तो बोलते थे। ऐसे ही आप लोगों ने गरीबी देखी नहीं या गरीबी का उपहास करना आप लोगों ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझा है और यही कारण है कि आप लोग लगातार उन गरीबों के बारे में उनका उपहास उड़ाते थे। उनकी जो अधिकार थे, जो उनको प्राप्त होने चाहिए थे, उनको ईमानदारी के साथ उन्हें देने का काम नहीं किया। आपके अपने आप समाजवादी पार्टी की सरकारें जब भी रही गरीबों के लिए कोई स्कीम बन नहीं पाई। लेकिन अगर भारत में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई स्कीम लागू करने का प्रयास किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहले 2.5 वर्ष में उस स्कीम को यूपी के अंदर लागू ही नहीं होने दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो हमें इस बात को बताती हैं कि यह स्कीम बहुत पहले लागू होनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के आवास बने हैं 2014 से। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद 56 लाख गरीबों के एक आवास बनाए जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2.5 वर्ष में पहले यानी 14 से लेकर के 2017 मार्च 17 तक उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा, कोई मकान नहीं आवंटित किया, क्योंकि
गरीब आपकी प्राथमिकता में नहीं था। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से लागू हुआ। स्वच्छ भारत मिशन में अप्रैल 2017 से लेकर के अब तक हम लोगों ने 3.25 करोड़ लोगों को, 3.25 करोड़ परिवारों को एक एक शौचालय बना करके दिया। आप लोगों ने 2.5 वर्ष में, यानी बहुत कम संख्या में टॉयलेट बनाए थे, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी नहीं थी। आप लोगों ने कभी इसको महत्व नहीं दिया। वन्य गांवों को आजादी के बाद भी जिन्हें न्याय नहीं मिल पाया था, उन्हें मतदाता नहीं बनाया गया था, उनका शोषण होता था, उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता नहीं मिली थी, कोई स्कूल नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं, राशन कार्ड की सुविधा नहीं। मुझे प्रसन्नता है कि 2017 में हमारी सरकार आई, हमने 56 से अधिक ऐसे गांवों को राजस्व गांव के रूप में मान्यता देकर के उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके उन्हें मतदाता भी बनाया, राशन कार्ड भी दिया, सभी प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने का काम किया। भारत नेपाल बॉर्डर पर थारू जनजाति रहती है। चित्रकूट, मिर्जापुर में कोल जाति के लोग रहते हैं। भगवान राम के समय से उनका इतिहास जुड़ा हुआ है। चेरो, गोड़ और अन्य जातियां आपके सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, इन जनपदों में रहती है। सहरिया बुंदेलखंड में रहती है, झांसी में, झांसी ललितपुर में। कोई स्कीम आपके पास नहीं थी। मुसर, कुशीनगर से लेकर के, महाराजगंज, कुशीनगर से लेकर के आपके सोनभद्र तक एक बड़ी आबादी निवास करती थी। हैंड टू माउथ थे, कुछ भी नहीं था, न राशन कार्ड था, न जमीन का पट्टा था, न झोपड़ी ही थी। इस युग में भी जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सभी लोगों को जमीन के पट्टे देकर के एक एक आवास देने का काम किया गया। इन सभी को सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। आप गरीबों की बात करेंगे। पीएम स्वामित्व योजना में देश के अंदर 2 करोड़ लोगों को जहां पर मकान वहीं पे उसका जमीन का पट्टा मिले, यह पहली बार हुआ है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। और यूपी 2 करोड़ में से 1 करोड़ अकेले यूपी में हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने किया है। जहां पे जिसकी झोपड़ी है, जहां पे मकान है, वहीं का पट्टा उसको प्राप्त होगा। और बाकायदा ड्रोन से सर्वे करके खुली बैठक में वहां पर उसका रेखांकन करने के बाद फिर वह पट्टा उन्हें दिया जाता है। उसके नाम पे वह उसका मालिकाना अधिकार देने का काम भी हुआ है। 1 करोड़ अकेले यूपी ने किया है। और अब हमारी सरकार आई है, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। महाकुंभ का यह प्रसाद तो सब तक पहुंचना चाहिए ना। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश गरीबी रेखा से पूरी तरह मुक्त हो। गरीबी, हर व्यक्ति को जीवन स्तर इतना उठाएंगे कि वह सम्मान के साथ अपने को कह सके कि हम उत्तर प्रदेशवासी हैं। क्योंकि आप लोगों ने तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का ही संकट खड़ा कर दिया था। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के नाम पर युवा घबराता था। अगर आप पहचान बताएगा तो उसके सामने संकट खड़ा हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश के नाम पर धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिलता था। यह आपने पहचान दिलाई थी यूपी को। और आज आप जाइए, महाकुंभ के आयोजन और अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के बाद उत्तर प्रदेशवासी जहां कहीं जाएगा और जहां कहीं जा रहा है, सम्मान के साथ लोगों के चेहरे खुलते हैं। वाह, उत्तर प्रदेश से। यह है पहचान, यह है पहचान।
आप पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग हैं। हमने उत्तर प्रदेश की पहचान उत्तर प्रदेश वासियों को दी है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दी है, और यही पहचान, ये ऊर्जा, ये प्रतिभा जो उत्तर प्रदेश के पास है, उन गरीबों के पास है, उसको उसका अधिकार दिलाने का काम सरकार करेगी। और सरकार ने इस योजना में सर्वे का काम पहले चरण का पूरा कर लिया है। और मुझे बताते हुए अध्यक्ष जी, पिछले 7.25 वर्ष में 6 करोड़ से अधिक लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद की है। और अब तक देश के अंदर लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, 13.5 लाख ऐसे परिवार हमने चिन्हित किए हैं। 13.5 लाख यानी 13,57,000 पहले चरण में हमने चिन्हित किए हैं। 13,57,000 का मतलब अगर एक परिवार में 5 सदस्य होंगे तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि यह एक बड़ी संख्या होगी, जो संख्या अगले 2 वर्ष के अंदर तो हम इन सबके जीवन स्तर को इतना बढ़ाएंगे कि हर परिवार 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए सालाना कमाने की सामर्थ्य अर्जित कर सके। जिसके पास मकान नहीं, मकान मिलेगा। जिसके पास किसी भी योजना के अंतर्गत पेंशन की स्कीम नहीं, पेंशन की स्कीम से वह पात्रता की श्रेणी में आता, उससे जुड़ेगा। जिनके पास जमीन का पट्टा नहीं, उनको जमीन का पट्टा मिलेगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं, राशन कार्ड। जिनके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं, आयुष्मान कार्ड। अलग से सरकार ने इसके लिए बजट में व्यवस्था की और बजट में भी हम इस पर चर्चा करेंगे। हमने अलग से व्यवस्था की है, कन्वर्जन के माध्यम से भी सुविधा देंगे, लेकिन इन सबको, इन सभी सुविधाओं से संपन्न करने जा रहे हैं। आपको इसमें भी बुरा लगता है? आप लोग तो ये भी कहते हैं साहब ये गरीबों को राशन बांटने की आवश्यकता क्या है, यानी जैसे केवल आपका ही अधिकार है, यानी समाजवादियों का ही अधिकार है कि समाजवादी पेंशन भी ये पाएं और समाजवादी राशन भी ये पाएं। यानी अब समाजवादी के नाम पे राशन भी हो गया, समाजवादी पार्टी के नाम पे पेंशन भी हो गया, समाजवादी पार्टी के नाम पे बस भी हो गया। गरीब का अधिकार नहीं। हमने समाजवादी नहीं, हमने प्रदेश के गरीब को उसका अधिकार दिलाने का काम किया है और इस सरकार उसके प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अटल आवासीय विद्यालय इसके उदाहरण है। आपको अगर देखना है शिक्षा का मॉडल कैसे होगा भविष्य में, वह अटल आवासीय विद्यालय होगा। एक गरीब का बच्चा भी, एक श्रमिक का बच्चा भी सीबीएसई बोर्ड से जुड़े हुए उत्तम शिक्षा के, विश्व स्तरीय शिक्षा केंद्र में अपनी शिक्षा अर्जित कर सकता है। यह बनाने का काम हम लोग उनके माध्यम से करने जा रहे हैं। उनके स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ उन्हें जोड़ने या अप्रेंटिसशिप की स्कीम के साथ जोड़ने की कार्रवाई के साथ हम उनको जोड़ेंगे। उनको उन सभी सुविधाओं से आच्छादित करने का काम करेंगे जो सरकार की प्रतिबद्धता है और प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है। उसके अनुसार हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इस पर सरकार कार्य कर रही है और महामहिम राज्यपाल जी ने उसी बात का उल्लेख अपने अभिभाषण में भी किया है। महोदय, सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज। कानून के राज से किसको चिढ़ है ये तो हर व्यक्ति जानता है, लेकिन सरकार की कार्यपद्धति, टेक्नोलॉजी का उपयोग, पारदर्शी व्यवस्था, पुलिस आधुनिकीकरण, पुलिस रिफॉर्म, इन जैसे मुद्दों पर जो सतत मॉनिटरिंग के जो कार्य हुए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। कोई संदेह नहीं, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी है। आपकी परेशानी को मैं समझ सकता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को हर व्यक्ति इसके बारे में चर्चा करता है। और पांडे जी, मैं तो कहूंगा कि कभी तीर्थयात्री बनकर के देश के अंदर घूम करके आइए और उत्तर प्रदेश के नाम पे जाइए, सम्मान भी मिलेगा और लोग आपके सामने जरूर चर्चा करेंगे, साहब बहुत अच्छा लगा हमें।
हाँ, हम लोग, मैं तो आता ही हूं, मैं आता हूं, आऊंगा भी आपको यहां, आप उसकी चिंता नहीं करना। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक मॉडल व्यवस्था बनी है। निवेश उसका उदाहरण है, महाकुंभ दूसरा उदाहरण है। कल आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश में दिए गए भाषण को सुना होगा। उसमें उन्होंने दो बातें कही, बहुत महत्वपूर्ण बातें महाकुंभ के परिप्रेक्ष्य में की, कि देश भर से जो भी श्रद्धालु और दुनिया से जो भी श्रद्धालु प्रयागराज आया, उसने दो बातों की चर्चा की। और दो बातों की चर्चा उसने की, एक स्वच्छता की चर्चा की, और उन्होंने उन सभी स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए स्वच्छता कर्मियों का, गंगा मित्रों का, सबका अभिनंदन किया है। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने पुलिस कर्मियों के व्यवहार और उनकी मेहनत की भी चर्चा की, उसकी सराहना की है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है यूपी पुलिस के लिए। और सचमुच जो भी आया, पुलिस के व्यवहार की चर्चा किया। एक आप हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पुलिस का सर्वाधिक दुरुपयोग करते थे, और आज जब पुलिस कार्य कर रही है, अपनी फॉर्म में आकर के गुंडों को ठिकाना लगा रही है और सज्जनों को संरक्षण देकर के सम्मान दिला रही है, तो आपको ये बुरा लगता है, आपको ये बुरा लगता है। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े मैं आपको उपलब्ध करा दे रहा हूं। आप इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, आप इसको बोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद तत्काल फोन आ जाता है, इसलिए आपने उससे कोताही बरती। चलिए, होशियारी दिखाने की आवश्यकता है, कोई बात नहीं। लेकिन 16 की तुलना में अगर मैं आपके सामने इसके बारे में बताऊंगा, तो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि डकैती की घटना में 84.41% की कमी आई है, लूट में 77.43% की कमी आई है, हत्या में 41.01% की कमी आई है, बलवा की घटनाओं में 66.40% की कमी आई है, फिरौती के लिए अपहरण की घटनाओं में 54.72% की कमी आई है, दहेज हत्या में 17.08% की कमी आई है, बलात्कार की घटनाओं में 26.15% की कमी आई है। मैं जानता हूं आप इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आपके पास फोन आ जाएगा कि भाई इतना ये आप, अरे पाणी जी, मैं जानता हूं। देखिए, आप बता देना, अलग से बता देना, कोई बात नहीं। लेकिन महिला संबंधी अपराधों में जो संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। इसने, उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक अपराधियों को सजा दिलाने का काम भी किया है। और महोदय, पुलिस रिफॉर्म की जब बात आती है तो 7 जनपदों में पहली बार, देखिए, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की बात आज से नहीं चल रही है, यह चल रही थी 1973-74 से। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यह प्रस्ताव मेरे पास भी 2-3 बार आया, लेकिन जिन लोगों के पास फुर्सत नहीं थी, सोचने की सामर्थ्य नहीं थी, क्योंकि इसके लिए समय लगाना पड़ता है, जिनके पास समय नहीं है, 11 बजे सोकर उठना, 12 बजे तक तैयार होना, फिर 5 बजे से मित्र मंडली के साथ अपनी मटर गश्ती के लिए निकल जाना, वे लोग क्या इसके बारे में समय निकालेंगे। लेकिन हमने लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया है। देवबंद, बहराइच, अलीगढ़, कानपुर सहित कई जनपदों में, अन्य जनपदों में हमने एटीएस की नई फील्ड यूनिट भी गठित की है। 3 महिला पीएसी लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में हमने स्थापित की है। बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली और बिजनौर में 5 अन्य पीएसी बटालियन स्थापित करने की कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। और एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है जो मेट्रो या एयरपोर्ट की सुरक्षा में योगदान दे सकें। इसकी 6 बाहिनियों का गठन हमने किया है। और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का भी गठन उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने किया है। साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ में
एडवांस साइबर फॉरेंसिक लैब, 18 जो हमारे रेंज हैं यानी कमिश्नरी हैं उनमें 18 परिक्षेत्रीय थानों पर बेसिक साइबर फॉरेंसिक लैब और 57 जनपदों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना की कार्रवाई भी हमारी सरकार ने किया है। 75 जनपदों में हम लोगों ने साइबर सेल क्रियाशील किए हैं। हर थाने में भी एक साइबर हेल्प डेस्क का गठन किया है और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एक उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का भी गठन किया, उसको संचालन भी हमने कर दिया है, उसका निर्माण हो चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 2017 से अब तक 1,56,000 विभिन्न पदों पर हम भर्ती संपन्न कर चुके हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समय 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हो रही है, जो अगले 1 महीने के अंदर ट्रेनिंग के लिए जिनको प्रस्थान करना है और इसके उपरांत ये भी पुलिस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा 30,000 अन्य नई भर्तियां भी हमारी आ रही हैं। हमने इसके साथ ही एटीएस को अत्याधुनिक तकनीक और आधुनिक अस्त्र प्रदान करते हुए अब तक 2017 से अब तक 130 आतंकवादियों को और 171 रोंगियाओं को भी गिरफ्तार करके यूपी पुलिस ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। 17 की तुलना में 24 में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यूपी 112 की जो रिस्पांस टाइम है यह 25 मिनट 42 सेकंड से घट करके अब 7 मिनट 24 सेकंड हुआ है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं इनमें 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे हमने पुलिस के द्वारा भी और साथ साथ नगर विकास के सहयोग से भी और जनता के सहयोग से भी और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भी अब तक स्थापित किए हैं। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जुलाई 23 से दिसंबर 24 तक 51 अभियुक्तों को मृत्युदंड, 6,287 को अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 1,091 अभियुक्तों को 20 वर्ष से अधिक का कारावास, 3,867 अभियुक्तों को 10 से 19 वर्ष तक और 5,788 अभियुक्तों को 5 से 9 वर्ष की सजा और 51,748 अभियुक्तों को 5 वर्ष तक की सजा से इनको दंडित भी करवाया गया है। और 19 नवंबर 19 से अब तक चिन्हित माफिया गैंग के विरुद्ध जो विचाराधीन कार्रवाई थी उसमें प्रभावी पैरवी करते 31 माफिया 74 सह अपराधियों को अलग अलग अभियोगों में आजीवन कारावास अर्थदंड से दंडित करने के साथ साथ 2 को मृत्युदंड की सजा करवाने का काम भी इस सरकार ने किया है। और पहली बार देश के अंदर 3 आपराधिक कानून को भी सफलतापूर्वक लागू करने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है और हम इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी के भी आभारी हैं, जिन्होंने ये 3 आपराधिक कानून भारत की व्यवस्था के अनुरूप उन तीनों कानूनों को देश के अंदर लागू किया है। मिशन शक्ति के अंतर्गत जो मैं आपको बता रहा था कि महिलाओं के बारे में आप कह रहे थे क्या हुआ रोजगार के बारे में, पुलिस की भर्ती में ही 20% अनिवार्य हमने कर दिया है और ये निरंतर भर्ती चल रही है। महिला वर्कफोर्स जो हमारे पास है 2018 की तुलना में आज 14.2% से बढ़कर के इनकी संख्या 35.1% हुई है। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई जो विभिन्न स्कीम है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 22,11,000 बालिकाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। निराश्रित महिला पेंशन स्कीम के अंतर्गत और विभिन्न प्रकार की पेंशन की जो स्कीम है, निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में या 1,000 रुपये महीने यानी 12,000 रुपये सालाना देने की कार्रवाई जो सरकार के द्वारा की जा रही, 1,04,00,000 से अधिक परिवारों को ये पेंशन की सुविधा सरकार उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 3,22,000 जोड़ों का गरीब कन्याओं की शादी के कार्यक्रम भी अब तक संपन्न हुए हैं और इसके अलावा अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम भी जो सरकार के द्वारा जो
भारत सरकार के स्तर पर भी नमो ड्रोन दीदी महिला स्वयंसेवी सहायता समूहों को भी नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और कृषि रसायन के छिड़काव हेतु किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराने के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम भी किया गया है। तो ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्रों में सरकार के द्वारा किए गए हैं। औद्योगिक निवेश के लिए आपको इस बात की परेशानी थी कि क्यों ये सब हुआ है, और एक सूची आपको हम सूची भी दिला देंगे, और मैं चाहूंगा कि कुछ यूनिट में आप स्वयं भी विजिट करेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। लेकिन इसके लिए सरकार को प्रयास करने पड़े थे। इसके लिए सरकार ने अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज बनाई, पिक एंड चूज नहीं होगा। 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई है सरकार ने। सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया है। बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के लगभग 500 प्रकार की एनओसीज एक पोर्टल में लोगों को प्राप्त हो सके, इसकी व्यवस्था कराई। कोई एमओयू करे, उसकी निरंतर मॉनिटरिंग हो, इसके लिए निवेश सारथी बनाया गया। और अगर किसी ने निवेश कर लिया है तो निवेश के बाद उसका इंसेंटिव उसको प्राप्त हो, ये ऑनलाइन प्राप्त हो, मानवीय हस्तक्षेप ना के बराबर हो। इस कार्यक्रम को लागू किया गया और इसी का परिणाम है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश देश के अंदर टॉप अचीवर स्टेट के रूप में इसकी मान्यता है, इसको सम्मान मिल रहा है। मैंने निवेश के बारे में पहले ही आपको बताया है। इसके अलावा हम लोगों ने इसके लिए जो कार्य किए हैं, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हम लोगों ने अब तक किए हैं। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि 17 से अब तक 24,800 से अधिक की लागत से 193 सब स्टेशन का निर्माण करने का काम किया गया है। कानपुर में 660 मेगावाट की घाटमपुर जो तापीय परियोजना है, इसकी 3 यूनिट की इकाई का प्रथम कार्य 24 यानी 12 दिसंबर 24 में पूर्ण कर ली गई है, और द्वितीय और तृतीय इकाई के निर्माण का कार्य हम 25 में, अगस्त 25 यानी मई 25 और अगस्त 25 में इसको पूरा करेंगे। 9,926 नए ट्रांसफार्मर की स्थापना, 28,602 ट्रांसफार्मर की क्षमता की वृद्धि, यह पूरा किया जा चुका है। और 1,88,000 निजी नलकूपों को कनेक्शन देने के कार्य भी हुए हैं। 17 तक कुल जो स्थापित 288 मेगावाट की कुल ग्रीन एनर्जी यानी सोलर एनर्जी के जो परियोजनाएं जो लागू हो पाई थी, आज पिछले 7.5 वर्ष में इसकी क्षमता बढ़ाकर के 8 गुना अधिक बढ़ाई गई हैं, 10 गुना अधिक बढ़ाई गई, जिसमें अब 2,653 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजनाएं इस समय हमारी पूरी हो चुकी हैं, जो फंक्शनल हो गई हैं। इसके अलावा विभिन्न भवनों के ऊपर भी 508 मेगावाट क्षमता की सोलर रूफटॉप परियोजनाओं की स्थापना की गई है। बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत 4,000 मेगावाट की सोलर पार्क की स्थापना, और सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन के कार्यक्रम को भी सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। 17 यानी 1947 के पहले से लेकर 2017 तक कुल 1,28,494 मजरों तक बिजली पहुंची थी। यानी 70 वर्षों में जितनी बिजली पहुंची थी, हमने अप्रैल 17 से लेकर के दिसंबर 23 तक 2,49,818 मजरों तक विद्युत की आपूर्ति करने का काम किया है, यानी बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़ा करने का काम किया है। 12 से 17 के अंतर्गत आप लोग कुछ 8 लाख विद्युत कनेक्शन दिए थे, और 17 से अब तक हम लोगों ने 1,65,00,000 फ्री बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के काम किए हैं। यह डाटा है आपका। जो एक बात जो आपने कही है, और मैं पावर कॉर्पोरेशन से इस बारे में कहूंगा भी,
कि पहले तो किसी माननीय जनप्रतिनिधि को विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए तो कतई पैसा मत दीजिए, सरकार पैसा दे रही है। और जो नहीं करता है 112 का जो टोल फ्री नंबर है, आप उस पर कंप्लेंट करिए, नहीं तो यहां पे माननीय मंत्री जी को अवगत कराइए और मुख्यमंत्री कार्यालय को भी अवगत कराइए। अगर एक समय सीमा के अंदर नहीं करते हैं तो जवाबदेही उसमें भी तय होगी। दूसरा, इस बारे में भी तय होगा कि अगर कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देने की नौबत आती है तो यह कार्य जनपद स्तर पर ही तय हो जाए, एस्टिमेट बनाने से लेकर के उसकी आपूर्ति तक, यह उनके डिस्कॉम तक जाने की नौबत ही ना आने पाए, यह हम सुनिश्चित करेंगे। और इसके बारे में हम विभाग से भी कहेंगे कि इस पर वह सुनिश्चित करें। लेकिन हम एक बात और कहना चाहेंगे कि आज ये पहली सरकार है जिसने 14 लाख किसानों के निजी नलकूप के बिल को समाप्त करते हुए, माफ करते हुए किसानों की आय को अभिवृद्धि करने का काम भी किया है। महोदय, आपने इस बारे में हर व्यक्ति जानता है 2017 के पहले की क्या स्थिति थी। 2017 में सरकार आई, पहला कैबिनेट का फैसला था अन्नदाता किसानों की ऋण माफी का। हमने 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम आगे बढ़ाया था और बाकायदा सर्टिफिकेट जारी किए थे, बैंकों के साथ उनकी बैठक करवाई थी। 2017 से पहले किसान से सीधे प्रोक्योर नहीं होता था, उससे क्रय सीधे नहीं होता था, बीच में दलाल होते थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने यानी लगातार हम लोग अब अन्नदाता किसानों से फसल का क्रय करते हैं। इसमें खाद्यान्न उत्पादन में भी जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, सिंचाई की सुविधा बढ़ाई है, किसान की रुचि खेती के प्रति ज्यादा हो, अन्नदाता किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने जो प्रयास किए हैं, आज जो 16-17 तक खाद्यान्न उत्पादन पर जो प्रति हेक्टेयर जो था 27.25 क्विंटल था, वह 23-24 में बढ़कर के अब 30.51 क्विंटल तक पहुंच चुका है। ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के द्वारा उठाए गए कदम सही दिशा में आगे बढ़े हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी पहले हम लोग देखते थे कि किसानों को इसका पैसा नहीं मिल पाता था, आज लाखों किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। और अगर मैं केवल 24-25 के अंतर्गत ही इन किसानों की संख्या को देखूं तो 23-24 के अंतर्गत माह दिसंबर तक 28,58,000 कृषकों द्वारा 19,84,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल बीमा कराया गया और जिसमें 9,33,000 जो बीमित किसान थे उन्हें 495 करोड़ 41 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति भी उन्हें प्राप्त हुई है। गन्ना किसानों के लिए 16-17 में जो गन्ना किसान का जो क्षेत्रफल था, जो गन्ना किसान का था, वह 20.54 लाख हेक्टेयर था, आज वह बढ़कर के 29.66 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। और आय से औसतन 370 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उन्हें यह धनराशि भी उपलब्ध हो रही है। महोदय, 16-17 में गन्ना उत्पादक किसान प्रति हेक्टेयर 72 टन प्रति हेक्टेयर वह पैदा करने की सामर्थ्य रखता था, आज वह 24-25 में उसकी जो पैदावार हुई है वह 85 टन प्रति हेक्टेयर हुई है, यानी उसमें वृद्धि हुई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 17 से अब तक जो हम लोगों ने 45-46 लाख गन्ना किसान हैं, इनको 2,73,000 करोड़ रुपए से जो रिकॉर्ड गन्ना मूल्य है, यह गन्ना मूल्य का भुगतान भी गन्ना किसानों के खाते में गया है। अगर मैं इसको कहूं तो 2017 के पहले 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान आप लोगों ने किया है उससे ज्यादा है। 7 वर्ष में हम लोगों ने उससे कई ज्यादा, यानी लगभग ये 60,000 करोड़ रुपए अधिक भुगतान गन्ना किसानों को मात्र 7.25 वर्ष में अब तक किया गया है। 120 चीनी मिलें वर्तमान में क्रियाशील हैं और इनकी जो पेराई क्षमता है यह लगातार बढ़ाई गई है। 3 नई चीनी मिलें 17 के बाद लगी हैं, 6 चीनी मिलों का पुनर्संचालन किया गया है।
38 चीनी मिलों का विस्तार हुआ है और लगभग 1,25,000 जो लोग हैं उनके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके साथ रोजगार के साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही 285 नई खांडसारी इकाइयों की स्थापना के लिए, जिसके माध्यम से 41,800 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ, यह भी किया गया है। इथेनॉल उत्पादन में 42 करोड़ से बढ़कर के 23-24 में बढ़कर के 177 करोड़ लीटर आज उत्तर प्रदेश के अंदर इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है। सिंचाई और बिजली की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध होने के बाद 14 लाख से अधिक निजी नलकूपों में बिजली बिल माफ किए गए हैं और 31 सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने से 22,75,000 हेक्टेयर की अधिक सिंचन की क्षमता भी इसके माध्यम से अर्जित की गई, जिसके माध्यम से 46,69,000 कृषक इसके माध्यम से सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं। महोदय, इसके अलावा मध्य गंगा नहर परियोजना फेज 2, कनहर सिंचाई परियोजना, महाराजगंज में रोहिन नदी बांध ये पूर्ण होने पर 4,74,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन के अतिरिक्त क्षमता सृजित होगी और इसके माध्यम से 6,77,000 किसान इसके माध्यम से लाभान्वित होने वाला है। महोदय, इसके साथ ही पीएम कुसुम योजना में हम लोगों ने 2024 में जो किसान हैं उन लोगों तक अब तक यानी 2023 तक हम लोगों ने लगभग 82,000 किसानों को सोलर पैनल उपलब्ध करवाए हैं और इस सत्र में 53,000 से अधिक किसानों को सोलर पैनल उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी सरकार आगे बढ़ाने जा रही है, जिससे उन्हें ये सुविधा उपलब्ध हो सके और सरकार इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सके। महोदय, इसके साथ ही सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़े कदम बढ़ाए हैं। 2017 के पहले यानी आजादी के पहले जो मेडिकल कॉलेजेस खुले थे उनको लेकर के 2017 तक केवल गवर्नमेंट स्तर पर 17 मेडिकल कॉलेज प्रदेश के अंदर बन पाए थे और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 75 जनपद हैं। सभी 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज बनाने के कार्यक्रम को सरकार आज पूरे उस पर आगे बढ़ा चुकी है। इसके परिणाम भी सरकार के सामने आए हैं। सरकार ने जो इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किया है, आज उसी का परिणाम है कि सरकार इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जो पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, पांडे जी आप तो सिद्धार्थनगर से आते हैं और सिद्धार्थनगर वह जनपद है जिसमें सर्वाधिक मौतें होती थी, मासूम बच्चे मरते थे जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से। आंदोलन केवल हम लोग करते थे, आप लोग आंदोलन में आप लोगों को कोई मतलब ही नहीं था और कभी सदन में भी इस मुद्दे को रखने की फुर्सत भी नहीं थी। हम लोग सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लड़ते भी थे और जब अवसर मिला तो इसको पूरी तरह उन्मूलन कर दिया हम लोगों ने। इंसेफ्लाइटिस महोदय, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस में 85% और जापानी इंसेफ्लाइटिस में 99% की कमी आई है। आज किसी घर में भय नहीं है कि 9 की बीमारी आएगी। अब लोग पूरी तरह इससे आश्वस्त हैं। डेंगू में 17 की अपेक्षा डेंगू में मृत्यु दर में कमी आई है लगभग 95%। मलेरिया 17 की तुलना में 24 में 56% की कमी आई है और अब प्रदेश के अंदर हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने लगभग 6-7 जनपद हमारे ऐसे बचे हैं जिन पे हम लोग अब फाइनल रूप से आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हर जिले में आज डायलिसिस की सुविधा हो चुकी है। हर जिले में लोगों को ब्लड बैंक की सुविधा और ब्लड एफरेसिस की सुविधा वहां मिल सके, प्लेटलेट्स की सुविधा प्राप्त हो सके, यह कार्यक्रम भी वहां के आगे बढ़ाया जा रहा है। आयुष्मान भारत में सर्वाधिक गोल्डन कार्ड बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और आयुष्मान कार्ड यानी इसको बनाने वाला तो है ही, साथ साथ जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड में आच्छादन नहीं थे उन लोगों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में भी उन्हें आच्छादित करने का काम किया है। एमबीबीएस की सीट को अगर आप देखेंगे तो जो 17 में 1,990 थी, आज वो बढ़कर के 5,250 हुई है। निजी मेडिकल कॉलेजेस में सीट की संख्या 2,550 से बढ़ के 6,550 हुई है। राज्य के क्षेत्र में पीजी
सीट्स की संख्या 2017 में जो 741 थी, आज वो बढ़कर के 1871 हुई हैं और निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजेस में 17 की तुलना में 480 से बढ़कर के 2100 हुई है। इसके अलावा सरकारी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी की सुविधा भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की है और इसमें सीट्स भी बढ़ी हैं। एसजीपीजीआई में 8 नए विभाग के कार्य भी प्रारंभ हुए हैं। आईआईटी कानपुर में भी 500 बेडेड एक सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय के निर्माण की कार्रवाई के लिए राज्य सरकार भी उसमें योगदान दे रहा है, जिसमें स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इस कार्य को भी पूर्ण करने में राज्य सरकार पूरी सुविधा उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। महोदय, इसके अलावा रोजगार के लिए सरकार ने जो कार्य किए हैं, इसमें 7.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी सरकार ने उपलब्ध करवाई है। आप पेपर लीक की बात कर रहे थे। आपके समय में तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रहा हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग, माध्यमिक या उच्च शिक्षा आयोग, ये सभी में ही भूल लग चुका था। इन आयोगों की या इन बोर्डों की छवि क्या थी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में काम करती थी। लेकिन आज पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को न केवल आगे बढ़ाया जा रहा है, बल्कि नकल माफिया की कमर भी तोड़ी जा रही है और नकल माफिया की कमर तोड़ते हुए युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वालों की संपत्ति कुर्क करने, जब्त करने और उन्हें आजीवन कारावास की सजा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने एमएसएमई सेक्टर को जो आगे बढ़ाया, एमएसएमई सेक्टर से 2 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। प्रदेश के अंदर 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने का परिणाम था कि 60 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिली है। और इसके अलावा हमने अब नए बजट में हम जो घोषणा करने जा रहे हैं वह आउटसोर्सिंग से या संविदा के कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने की एक बड़ी क्रांतिकारी घोषणा होने जा रही है। बहुत बड़ी घोषणा होने जा रही है, जिसको हम उसी में करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के बारे में पहले ही आपको बताया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर आज जो हमारे पास जो चीजें आई हैं, इसमें बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने, मैं पहले भी इसका उल्लेख कर चुका हूं और महोदय इसका परिणाम क्या है, यानी रिजल्ट आज हम सबके सामने है। और वह यह कि पिछले जो महामहिम राज्यपाल जी ने अभिभाषण में उल्लेख भी किया है, जो उन्होंने इस बारे में कहा कि मेरी सरकार के सुनियोजित प्रयासों, प्रभावी कार्यान्वयन और सतत अनुसरण से उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में प्रथम स्थान पर रहा है। जो आपके समय में पीछे से प्रथम स्थान पर रहता था, आज क्रम से प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। किसमें? एक पर्यटन में, धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों और पर्यटकों को आकर्षित करने में आज उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। आप मुझे गत वर्ष ही 65 करोड़ लोग आए थे और महाकुंभ का आयोजन अकेले एक ऐसा आयोजन है जहां 65 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। हैं? धार्मिक आस्था से आए थे, पर्यटक नहीं थे। पांडे जी, मुझे बताइए, जो श्रद्धालु आए हैं उत्तर प्रदेश में आए हैं ना, श्रद्धालु उत्तर प्रदेश, देश के अंदर पर्यटन के 2 आधार हैं। एक पेशेवर पर्यटक होता है और एक श्रद्धालु होता है जो तीर्थ यात्री के रूप में जाता है। हमने श्रद्धालु की बात इसलिए कही है, वह भी एक प्रकार के पर्यटन की सूची, मैंने धार्मिक और आध्यात्मिक कहा है। जब पर्यटन की बात आएगी तो वह भी उसमें गिना जाएगा, क्योंकि वह भी जाएगा तो किसी बस से जाएगा, किसी टैक्सी से जाएगा, किसी ट्रेन से जाएगा, किसी एरोप्लेन से जाएगा, किसी होटल, किसी धर्मशाला, किसी शिविर, किसी व्यवस्था में रहेगा, कहीं खरीदारी करेगा,
मैं कल प्रयागराज में था। मैंने एक सज्जन से पूछा, मैंने कहा भैया कहां से आए हैं? उन्होंने मध्य प्रदेश के एक जनपद से कहा। तो मैंने कहा कितने लोग आए हैं? उन्होंने कहा हम 60 लोग एक पैकेज के साथ आए हैं। मैंने कहा 60 लोग आए हैं। मैंने कहा तो पैकेज क्या था? उन्होंने कहा कि 3 स्थानों पर वह हमें लेके जाएंगे। मैंने कहा कहां? कहा प्रयागराज, अयोध्या और काशी। तो उन्होंने कहा हमने 5100 रुपये में टिकट खरीदा है इन तीनों स्थानों के लिए। आप मुझे बताइए 5100 रुपये एक व्यक्ति ने खर्च किया है ना? इस दौरान खाएगा भी ना, कहीं खरीदेगा भी ना। ये मैं कहता यही पर्यटन है, यही पर्यटन है। यहां अनुष्ठान कर यहां आ रहा है, श्रद्धा भाव के साथ आ रहा है, आस्था भाव के साथ आ रहा है। और अकेले प्रयागराज परसों जब महाकुंभ का समारोह होगा तो 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को आने का अनुमान है इस पूरे आयोजन में। और उत्तर प्रदेश में गत वर्ष ही 65 करोड़ श्रद्धालु आए थे। देश के अंदर कोई नहीं इसके समकक्ष। दुनिया के अंदर आप देखेंगे बड़े बड़े आयोजन लोग करने के दावे करते हैं, लेकिन लाखों में पहुंचते हैं। इतनी बड़ी संख्या नहीं। ये संख्या उतनी है जो यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन से 1.5 गुना से अधिक है, अमेरिका की पॉपुलेशन से 1.5 गुना से अधिक है। लगभग उधर जा रही है। और उन सभी को आज भी आप नकारने का काम कर रहे हैं, आज भी सच्चाई नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। इसके अलावा मैंने प्रधानमंत्री, पांडे जी गोवा वाले नहीं है, आप लोग ऐसा मत बोला करें। उनके पड़ोसी हैं, वो नहीं है। हैं? गोवा राजे महाराजे जाते हैं आपके बगल वाले ना, वही जिनकी तरह आप इशारा कर रहे हैं। पीएम आवास योजना में ग्रामीण हो या शहरी, इन स्कीम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। पीएम स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। महिलाओं के प्रति अपराध में सजा दिलाने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर स्टेट के रूप में, एमएसएमई में नंबर 1 पर। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक खातों में खोलने वाला राज्य उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। अटल पेंशन योजना उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश कृषि निवेश पर किसानों को दे अनुदान, इसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। गन्ना और चीनी उत्पादन, आम उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, आलू उत्पादन, शीरा उत्पादन, इसमें उत्तर प्रदेश लगातार नंबर 1 स्थान पर। इथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 स्थान पर। गवर्नमेंट ई मार्केट यानी जेम पोर्टल पर सर्वाधिक सरकारी क्रय करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। और वृक्षारोपण में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर। इसके अलावा अन्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पे कौशल विकास नीति के अंतर्गत कार्य करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर। ये सभी कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश आज अग्रणी राज्यों में आज खड़ा है। और मैं इसीलिए आप चर्चा करेंगे, अनेक बातों की चर्चा करेंगे। आपके समय में उत्तर प्रदेश क्यों पिछड़ा था और आज उत्तर प्रदेश उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है? उसका कोई कारण तो होगा। और उसमें मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहूंगा कि समस्या के बारे में सोचने से, एक चिंतक ने बहुत अच्छी बात कही कि समस्या के बारे में सोचने पर बहाने मिलते हैं।
समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी आसान नहीं है, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। और डबल इंजन की सरकार ने समय को उत्तम बनाया है। हां, इसीलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि इसीलिए तो 5 साल सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी फिर से थंबिंग मेजॉरिटी के साथ आए हैं और 27 में फिर से आएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि कुंभ के बारे में आपकी जैसी दृष्टि थी वैसी सृष्टि नजर आई। हम लोग तो कुंभ के संदेश को एकता के संदेश के रूप में देखते हैं और महाकुंभ ने साबित किया है जो भारतीय ऋषि की दृष्टि थी कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। यह यानी सत्य एक है, देखने की दृष्टि भले ही लोगों की अलग अलग हो सकती है, और सत्य वह है ये कि सनातन धर्म शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। एकता का वह संदेश महाकुंभ ने दे दिया है। मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आपका विघटन करना, तोड़ना, ये सभी षड्यंत्र बेनकाब साबित हुए हैं, आगे भी होंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात का अनुरोध जरूर करूंगा, कुंभ के संदेश से कुछ तो सीखें। और एक ही संदेश है कि साथ साथ चलने से ही विकास होगा, साथ साथ चलने से ही विकास होने वाला है। और एक कुंभ का सबसे बड़ा संदेश है, और उस संदेश को अगर हम अंगीकार कर सकेंगे तो बहुत कुछ कह पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे। महामहिम राज्यपाल जी का यह भाषण उन्हीं बातों को प्रतिनिधित्व करता है। मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लेकर के इसका हिस्सा बने हैं, और मैं माननीय सदन से इस बारे में अनुरोध करूंगा कि हम सब आभार व्यक्त करें। उस दिन आप लोगों से कुछ गलती भी हो गई है तो उसके प्रति पश्चाताप करते हुए हम एक स्वर से, समवेत स्वर से, समवेत सदन को संबोधित करने के लिए माननीय राज्यपाल आई थी। अब समवेत सदन के द्वारा, समवेत सदन तो नहीं लेकिन इस सदन के द्वारा, इस माननीय सदन के द्वारा एक स्वर से, समवेत स्वर से, इस सदन का समवेत स्वर आभार और धन्यवाद ज्ञापित करने का होना चाहिए, और इसमें हम आपके सहयोग की अपेक्षा करेंगे। धन्यवाद। अब मैं प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री राज्यपाल द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में जो माननीय नेता विरोधी दल की ओर से प्रस्तुत किए गए संशोधन प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल ने प्रस्तुत किए हैं उससे ये सदन सहमत है। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। नहीं की संख्या अधिक है, अतः संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन के प्रस्ताव भी जो उपस्थित किए हुए माने गए थे स्वीकृत समझे जाएंगे। प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने राज्य विधानमंडल के एक साथ संवेद दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 18 फरवरी 2025 को दिया था, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।